हर बार जब एक आंख वाले आदमी ने कृपाण के हमले को अवरुद्ध किया तो उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। 21 कृपाण हमलों को रोकने के बाद उसका रंग भयानक रूप से पीला पड़ गया। हालांकि अर्जुन देव की कृपाण लाइट्स ऑफ फायर सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक आंख वाले आदमी ने जो बिजली का समुद्र देखा वो असली था। जब बिजली का समुद्र आया तो इसने सीधे एक आंख वाले आदमी को विस्फोट से मार डाला। शेष 4 ने एक दूसरे की निगाहों का आदान प्रदान किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव का आक्रमण इतना तेज होगा और उनका समय इतना सटीक होगा। अर्जुन देव ने उन ओपनिंग को नजरअंदाज कर दिया जो उन्होंने पहले बताई थी। उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे कोई कदम उठाने में झिझक रहे थे। ये कोई संप्रदाय का शिष्य नहीं था जो अभी अभी एकांत से बाहर आया था। उनका युद्ध का अनुभव उनसे भी अधिक समृद्ध था। यहां से बाहर निकलना। जब एक आंख वाले व्यक्ति ने अर्जुन देव को दूसरे व्यक्ति को मारते देखा तो वो घबरा गया और हताश हो गया। उसने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और घने सर्वोत्कृष्टता ने एक अद्वितीय तीक्ष्णता दी क्योंकि उसने इसे बिजली के समुद्र में भेजा। एक आंख वाले आदमी की कृपाण बहुत तेज थी। हालांकि बिजली के समुद्र में छिपे अर्जुन देव और भी तेज थे। जैसे ही तेज कृपाण की रोशनी बिजली के समुद्र से टकराने वाली थी, एक और भी तेज और अधिक चमकदार कृपाण प्रकाश बाहर निकल गया। कृपाण की रोशनी एक छाया की तरह थी जो रात के आकाश में उल्का की तरह फैल रही थी। यह बहुत तेज था। खून की 3 लाइनें निकल पड़ी। अन्य 3 7 ब्लैक विंड किलर्स की गर्दन पर लगभग 1 सेंटीमीटर गहरे कृपाण के घाव दिखाई दिए और वे तुरंत मर गए। बिजली के समुद्र से बाहर निकलने वाली कृपाण बहुत सुंदर थी। यहां तक कि सुंदर उल्का भी इसकी तुलना में फीका पड़ गया। उन 3 लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कृपाण कहां से आई थी। मृतकों को पता नहीं था। यहां तक कि एक आंख वाला आदमी जो अभी भी जीवित था को भी नहीं पता था। एक आंख वाले आदमी ने केवल बिजली के समुद्र को अचानक अलग होते देखा और एक सफेद आकृति चमक उठी। फिर उनके 3 सक्षम अधीनस्थों की मृत्यु हो गई। एक आंख वाले आदमी की नजर अर्जुन देव की आकृति का पीछा करती थी। उसने चारों ओर देखा और उसके सामने 200 मीटर की दूरी पर एक सफेद आकृति पाई और उसकी पीठ उसके सामने थी। कृपाण की नोक से खून टपक रहा था। आकृति के पीछे हवा में अवशेष कृपाण का इरादा अभी तक बिखरना नहीं था, जोर से गूंज रहा था। काना आदमी के दिल में डर फैल गया। उसने और कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी कृपाण म्यान की ओर भागने के लिए मुड़ा। एक आंख वाला आदमी अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। उस आकृति से जितना संभव हो उतना दूर जाना चाहता था। एक धीले किसान के रूप में एक आंख वाला आदमी मौत से नहीं डरता था। हालांकि वो उन तीनों की तरह समाप्त नहीं होना चाहता था, ये जाने बिना कि दूसरे पक्ष ने कैसे हमला किया था, मर रहा था। अर्जुन देव ने धीरे से मुड़कर देखा कि एक आंख वाले आदमी को भागता हुआ है। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। रात के आकाश के नीचे उस नाजुक चेहरे ने एक बेहद ठंडी मुस्कान प्रकट की। दहाड़, दहाड़, दहाड़। अर्जुन देव के सीने से 3 अजगर की गर्जना गूंज उठी। अर्जुन देव के पैरों के नीचे ब्लू ड्रैगन की 3 छवियां दिखाई दी जो उन्हें हवा में ले गई। केवल 3 सांसों में उसने एक आंख वाले आदमी को पकड़ लिया। मैंने पहले कहा था, मैं आपका सिर उधार लेना चाहता हूं। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से नीचे गिरा दिया, जिससे एक आंख वाले आदमी को जमीन में गिरा दिया गया, जो जल्दी से घूम गया था। उसके पीछे की ऊंची इमारत ढह गई। 4 मौसम कृपाण तकनीक। शरद ऋतु के पानी में भाग्यवान व्यक्ति। इस व्यक्ति को भागने का कोई मौका न देकर अर्जुन देव ने एक सौम्य कृपाण प्रकाश भेजा। ये एक भाग्यवान व्यक्ति की कोमल मुस्कान की तरह था, जो अंतहीन दुख, गर्मजोशी और नम्रता से भरा था। एक आंख वाला आदमी जो अभी अभी खड़ा हुआ था
ने महसूस किया कि शरद ऋतु की हवा उसके चेहरे पर उड़ रही है। ये ऐसा था जैसे कोई युवा लड़की धीरे से उसकी छाती को सहला रही हो। तभी उसके दिल में एक खूनी कटोरे के आकार का छेद दिखाई दिया। आप निश्चित रूप से हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। एक आंख वाले व्यक्ति ने अपनी छाती पर घाव को देखा और अर्जुन देव की ओर इशारा किया, बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था। अब 7 ब्लैक विंड किलर, जो हर जगह परेशानी पैदा कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, सभी मर चुके थे। चौधरी खानदान का पूरा निवास सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को धीरे धीरे आकाश से उतरते हुए देखा, उनकी आंखों में अकथनीय झटका दिखाई दिया। ये व्यक्ति कौन है, ये सोचने के लिए कि वह अकेले 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने में कामयाब रहा। 7 ब्लैक विंड किलर 18 दक्षिणी प्रांतों में बह गए, हवा की तरह आ रहे थे और जा रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक जलाया, मारा और लूटा। अप्रत्याशित रूप से वे सभी आज एक युवा के हाथों मारे गए। उनका कृपाण इरादा बहुत मजबूत है। हमारे 18 दक्षिणी प्रांतों में उनसे अधिक मजबूत कृपाण इरादों वाले कई युवा ब्लेड्समैन नहीं हैं। जब वह कृपाण का इरादा पहली बार सामने आया तो मैं अपने कृपाण को नियंत्रित नहीं कर सका। जब कई ब्लेड्समैन ने कृपाण की गड़गड़ाहट सुनी तो उनकी आंखें सदमे से भर गई। दूसरों की चर्चाओं और निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव ने एक एक करके 7 ब्लैक विंड किलर्स के शवों को उठाया और उनके सिर काट दिए। अर्जुन देव ने इस बात के प्रमाण के रूप में कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया था, हाउटियन संप्रदाय को सिर लौटा दिए। फिर उन्होंने एक एक करके 7 ब्लैक विंड किलर्स के स्थानिक छल्ले हटा दिए। ढीले काश्तकारों ने आनंद का जीवन जिया। कौन जानता था कि वे कब मर सकते हैं। आमतौर पर उनके पास ज्यादा धन नहीं होगा। हालांकि लोगों के इस समूह ने सिर्फ 2 कुलों को लूट लिया था। उनके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन पर खड़े होकर चौधरी कबीले के मुखिया के सामने उतरे। उन्होंने मिशन सूची निकाली और कहा, आप ही हैं जिन्होंने हाउटियन संप्रदाय के लिए मिशन जारी किया था, है ना? अपना फिंगरप्रिंट यहां रखें। चौधरी कबीले का कबीला मुखिया कुछ चकित था। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 ब्लैक विंड किलर, जिन्होंने डिंगशुई शहर में परेशानी खड़ी कर दी थी और सभी को टेंटरहुक पर रखा था, ऐसे ही मर गए थे। अर्जुन देव ने चौधरी कबीले के मुखिया को फिर से याद दिलाया तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से मिशन सूची में अपनी फिंगरप्रिंट डाल दी। फिर उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, यंग हीरो की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा चौधरी परिवार आपको चुकाने में असमर्थ है। आप बहुत गंभीर हैं। मैंने किसी का पैसा लिया, इसलिए मैंने उनकी आपदा को खत्म करने में उनकी मदद की। बस इतना ही। धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने मुट्ठी भर की सलामी दी और विदा ली। फिर उसकी सफेद आकृति सभी की आंखों के सामने विशाल रात में गायब हो गई। अर्जुन देव अंधेरे में आए थे और रात में चले गए थे। वो हवा की तरह आया और चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उनकी वजह से घुप अंधेरी रात नहीं बदली। केवल जमीन पर पड़ी 7 बिना सिर वाली लाशें एक चुपचाप अर्जुन देव की उपलब्धियों और प्रसिद्धि की बात कर रही थी। लंबे समय के बाद जब सभी चले गए तो मजबूत आभा वाली 2 आकृतियां दूर से शहर में उड़ गई। जब उसने शहर में उड़ान भरी और 7 बिना सिर वाली लाशों को देखा तो उसने कुछ उदास महसूस करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने बारी बारी से नीले और सफेद रंग के कपड़े पहने थे। दाईं ओर वाले की कमर पर तलवार थी और बाईं ओर वाले की पीठ पर 2 कृपाण थे। यदि डिंगशुई शहर के लोग यहां होते तो वे उन्हें अपने सीने पर संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह के आधार पर राइजिंग स्काई पवेलियन शिष्यों के रूप में पहचानते। इसके अलावा वे उच्च पदों वाले आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। डिंगशुई शहर हाउटियन प्रांत और व्हाइट फेदर प्रांत की सीमा पर स्थित था। ऐतिहासिक रूप से
डिंगशुई शहर व्हाइट फेदर प्रांत और हाउटियन प्रांत के अधिकार क्षेत्र में था। इसे अपेक्षाकृत अराजक जगह माना जा सकता है। सभी प्रमुख राज्यों में इस तरह के कई शहर थे। अस्पष्ट स्वामित्व वाला ऐसा शहर भी एक ऐसी जगह थी जहां व्यक्तिगत किसान जाने के लिए सबसे अधिक इच्छुक थे। 2 कृपाण ले जाने वाले चौकोर चेहरे वाले किसान ने 7 सिर रहित लाशों को देखा और कहा, वरिष्ठ भाई चहल, हमें बहुत देर हो चुकी है। किसी ने हमसे पहले 7 ब्लैक विंड किलर्स को मार डाला। राजाओं, काले रोग, काला दहाड़ने लगा। आकाश संत, काला, 7 थे। 7 ब्लैक अक्सर, 7 2 कृपाणों के साथ किसान विक्रम सिंह था। कमर पर तलवार लिए हैंडसम तलवारबाज फरहान थे। ये दोनों राइजिंग स्काई पवेलियन के शिखर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। संयोग से उन्होंने 7 को मारने के मिशन को स्वीकार कर लिया था। जब उन्हें खबर मिली तो वे तुरंत डिंगशुई शहर पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। फरहान चुप रहे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उन्होंने कहा, घावों से खून अभी तक जमा नहीं हुआ है। ये व्यक्ति बहुत दूर नहीं गया है। शहर में ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने देखा कि क्या हुआ। विक्रम सिंह को तुरंत समझ में आ गया कि फरहान का क्या मतलब है। इतने लंबे समय तक दुनिया में भटकने के बाद ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था। विक्रम सिंह ने तुरंत निर्णय लिया और पास के एक किसान को पकड़ लिया। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ था। दोनों के ये सुनने के बाद उनकी आंखों में अविश्वास चमक उठा। विक्रम सिंह ने कहा, यह असंभव है। एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, उसने 7 को आसानी से मार डाला। अगर यह हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के 5 पुराने विशेषज्ञों में से एक होता तो मैं इस पर विश्वास कर सकता था। आखिरकार ये 5 पहले से ही एक सच्चे उत्तराधिकारी की ताकत के बहुत करीब है। फरहान की काली आंखों से भी अनिश्चित भाव सामने आ रहे थे। हालांकि वो विक्रम सिंह की तरह आपत्ति जताने की जल्दी में नहीं थे। लंबे समय के बाद फरहान ने अपनी राय व्यक्त की। 7 ब्लैक विंड किलर्स इतने लंबे समय तक अव्यवस्थित हो सकते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उनकी खेती एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की तुलना में बहुत अधिक है। आखिरकार धीले काश्तकारों के पास संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उतने संसाधन नहीं हैं। इसके बजाय ये उनके पास मौजूद भयानक आभा और उनके समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण है। इन दोनों को एक साथ जोड़ने के साथ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य जिन्होंने अभी अभी संप्रदाय छोड़ा है, उनके खिलाफ कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। विक्रम सिंह मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत इसका पता लगा लिया। उन्होंने कहा, आपके कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति निचले क्षेत्र से बहुत अनुभव वाला शिष्य हो सकता है। उसका हत्या का इरादा और युद्ध का अनुभव 7 ब्लैक विंड किलर्स से कमजोर नहीं है। फरहान ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यही एकमात्र संभावना है। वह 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने के लिए अपनी खेती पर भरोसा नहीं करता था। वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक मैच नहीं है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से स्काई माउंट सिटी से हाउटियन सिटी तक परिवहन संरचना का उपयोग करने जा रहा है। हमें बस उसके वहां पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने शहर छोड़ा, उन्हें पता नहीं था कि राइजिंग स्काई पवेलियन के 2 शिखर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने पहले ही उन्हें निशाना बना लिया था। इस समय अर्जुन देव के पास प्रत्याशा की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उन्होंने 7 ब्लैक विंड किलर्स के हाथों पर स्थानिक छल्ले खोले। कुछ वास्तव में मजबूत डाकुओं के अलावा धीले काश्तकारों के पास आमतौर पर बहुत अधिक धन नहीं होता है। कारण बहुत सरल था। यदि उनके पास बहुत सारे संसाधन होते तो उन्हें हर जगह लूटने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा वे किसी संप्रदाय में नहीं थे। अगर वे औषधीय गोलियां खरीदना चाहते हैं तो वे संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक महंगे होंगे। उदाहरण के लिए, हाउटियन संप्रदाय में एक अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की कीमत केवल 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। बाहरी दुनिया में
इसकी कीमत 2 लाख से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होगी। ढीले काश्तकारों के लिए स्पिरिट गैदरिंग मोती जो संप्रदाय ने उन्हें मुफ्त में दिए थे, वे खजाने थे जिनकी वे लालसा करते थे। अगर किसी के पास पैसे होते भी तो उन्हें खरीदना मुश्किल होता। ढीले काश्तकारों के रूप में वे अनिश्चित रूप से रहते थे। कौन जानता था कि वे कब दूसरों के हाथों मर सकते हैं। वे हमेशा जब तक हो सके खुद का आनंद लेने के सिद्धांत का पालन करते थे। जितना हो सके उतना धन खर्च करते थे। हालांकि हमेशा आश्चर्य होगा, कभी कभी तियानवु डोमेन में किसी के द्वारा एक ढीले किसान को मारने और अप्रत्याशित भाग्य प्राप्त करने की खबर आती थी। हालांकि आज अर्जुन देव की इस सरप्राइज की किस्मत शायद नहीं थी। 7 स्थानिक छल्लों में से उन्होंने लगातार 6 खोले। अंत में देखने लायक कोई खजाना नहीं था। हालांकि 1000 साल से कम उम्र की स्पिरिट जड़ी बूटियां, कई हजार सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए औषधीय गोलियां और पीले रंग की गहन रैंक वाली मार्शल तकनीक और खेती की तकनीक थी, उनमें से अनगिनत थे। ये वो धन होना चाहिए जो उन्होंने डिंगशुई शहर के 2 कुलों को लूटने के बाद प्राप्त किया था। डिंगशुई शहर के आकार और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये कल्पना करना आसान था कि 4 कुलों ने कितने खजाने जमा किए थे। एकमात्र सांत्वना ये थी कि उन 6 लोगों के पास कुछ सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। कुल मिलाकर उनके पास 1 लाख से अधिक थे। अर्जुन देव के लिए, जिन्होंने अपने सभी सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल पर खर्च किया था, इससे उनकी कुछ जरूरी समस्याएं हल हो गई। अर्जुन देव ने अपनी टकट की अंतिम स्थानिक वलय पर स्थानांतरित कर दी। वह 7 ब्लैक विंड किलर्स के एक आंख वाले आदमी की स्थानिक अंगूठी थी। यह व्यक्ति 7 ब्लैक विंड किलर्स का नेता था और सबसे मजबूत भी था। यदि कुछ भी सामान्य नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति अन्य 6 की तुलना में थोड़ी अधिक होनी चाहिए। प्रत्याशा से भरकर अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को इस व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी में भेजा। एक रफ स्कैन के बाद उन्हें एक मोटा अंदाजा हो गया कि अंदर क्या था। 2 लाख से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 20 से अधिक अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स, 1 अवर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल और तुरंत क्विंटेसेंस को फिर से भरने के लिए एक पीक ग्रेड औषधीय गोली थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। कम से कम कुछ लाभ तो हुआ। कुल मिलाकर 4 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। 20 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती को एक अप्रत्याशित माना जा सकता है। अर्जुन देव के पास अब जो कमी थी वह थी हीन श्रेणी की आत्मा एकत्र करने वाले मोती। स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स में केवल बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता ही उसकी साधना को गति दे सकती थी। सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग केवल मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। सब कुछ ठीक करने के बाद अर्जुन देव पिछली लड़ाई में अपने कार्यों पर विचार करते हुए अपने रास्ते पर तेजी से चले गए। क्या गलत था और उसके लिए क्या अच्छा था? ब्लेड फ्लैश और थंडर शैडो की आखिरी स्ट्राइक पहली बार थी जब इसका इस्तेमाल एक ही समय में इतने सारे लोगों के खिलाफ किया गया था, और इसने एक ऐसा प्रभाव हासिल किया जिसकी कल्पना अर्जुन देव भी नहीं कर सकते थे। यदि अर्जुन देव गलत नहीं थे तो ये लाइटनिंग शैडो कृपाण लाइट एक अवर ग्रेड हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक होनी चाहिए। ये ब्लू ड्रैगन गोस्ट 2C की तुलना में कम रैंक का था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बुरा नहीं था। इसके अलावा यह क्विंटेशियल एसेंस का उतना उपभोग नहीं करता था। भविष्य में अर्जुन देव अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में कृपाण लाइट थंडर शैडो और अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में ब्लू ड्रैगन गोस्ट 2C का उपयोग कर सकते हैं। हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीकों से अलग थी। किसी को लगातार समझना और गहराई से खुदाई करनी थी। हर 10% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से अलग परिणाम होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक में कितना गहरा खोदा, यह केवल 4 सीजन कृपाण तकनीक की तरह होगा। इसकी क्षमता सीमित थी। आखिरकार इसका निर्माण सार पर आधारित था। हालांकि हेवन रैंक मार्शल तकनीक लगातार सफलता हासिल कर सकती है। वे और भी मजबूत सर्वोत्कृष्ट सार पर आधारित थे।
यहां तक कि अगर कोई भविष्य में मार्शल सेज के माध्यम से टूट गया या यहां तक कि मार्शल सेज के चरम पर पहुंच गया, तो कोई भी इसका उपयोग जारी रख सकता है। ये पुराना नहीं होगा। अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया, मैं कृपाण लाइट थंडर शैडो की शक्ति का केवल 30% ही बाहर ला सकता हूं। हालांकि ये नाम काफी अप्रिय लगता है। जब मेरे पास भविष्य में समय होगा तो मुझे एक बेहतर नाम के बारे में सोचना होगा। मूल चाल को स्वॉर्ड लाइट फायर शैडो कहा जाता था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि इसे सेबर लाइट थंडर शैडो में बदलने के बाद यह सामान्य लग रहा था। रास्ते में अर्जुन देव रिलैक्स नजर आ रहे थे। वास्तव में वो बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने लगातार कृपाण लाइट थंडर शैडो के विभिन्न रूपों के बारे में सोचा। 4 दिन बाद राजसी स्काई माउंट सिटी नजर में आई। अर्जुन देव अपनी गति बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जब वो एक जंगल से गुजरा तो अर्जुन देव मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। वो पहले भी इस जंगल में गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से स्काई माउंट सिटी तक आने जाने के लिए गुजरना पड़ता था। हालांकि जंगल में कोई मजबूत स्पिरिट बीस्ट नहीं थे, केवल कुछ साधारण पक्षी और जानवर थे। तार्किक रूप से कहें तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव ने पहले भी हत्या के इरादे को साफ तौर पर महसूस किया था। वो हत्या का इरादा एक पल में गायब हो गया। इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया था। अर्जुन देव हमेशा से ही अपनी इंद्रियों पर बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी और जंगल की सावधानी पूर्वक खोज की। अजीब बात है, मुझे स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा महसूस हुआ। मेरी आध्यात्मिक भावना ने कुछ भी क्यों नहीं खोजा? अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। कुनलुन क्षेत्र में कानून प्रतिबंधित थे। जब काश्तकारों ने उड़ान भरी तो वे न केवल निचले क्षेत्रों की तुलना में धीमे थे, बल्कि उन्होंने अधिक सर्वोत्कृष्ट सार भी समाप्त कर दिया। जब तक उनका जीवन खतरे में नहीं होता, तब तक नियमित किसान लंबे समय तक लापरवाही से उड़ान नहीं भरते थे। अर्जुन देव ने जंगल की ओर देखा और कुछ देर सोचा। अंत में उन्होंने इसमें प्रवेश करने का फैसला किया। सबसे खराब स्थिति में अगर कोई खतरा होता तो वो बस भाग सकता था। उसी पीढ़ी के लोगों के बीच अर्जुन देव ने बेजोड़ होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें अभी भी अपनी गति पर गर्व था। अगर वो मार्शल सेज या उस स्तर के किसी करीब से मिलता है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई मार्शल ऋषि उसे मारना चाहता है तो चाहे वह कैसे भी दौड़े, बहुत ज्यादा सोचना व्यर्थ होगा। शांत जंगल में एक संकरा रास्ता था। जैसे ही अर्जुन देव उस पर चले, उनकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही रही। हालांकि उन्होंने हर समय अपने आध्यात्मिक ज्ञान को आसपास के वातावरण में रखा। रास्ते के दोनों ओर हरे पेड़ों पर सभी प्रकार के छोटे पक्षी आराम कर रहे थे। ये पक्षी कुनलुन क्षेत्र के लिए अद्वितीय थे और बहुत बुद्धिमान थे। चहचहाने की आवाजें बिना किसी अंत के कर्कश रूप से सुनाई दी। हल्की हवा से बहकर आवाजें दूर तक फैलती रहीं। सब कुछ हमेशा की तरह ही लग रहा था। यह जितना अधिक इस तरह दिखता था, उतना ही सतर्क अर्जुन देव होता गया। उसके डेंटिन के ऊपर मोती की तरह क्विंटेसेंस तरल की 99 बूंदें तेजी से घूमती थी। किसी भी समय पलटवार करने के लिए तैयार थी, अगर वो किसी भी खतरे से मिलता है। बैंग! अचानक अर्जुन देव के सामने और पीछे की जमीन फट गई और 2 आकृतियां बाहर निकल गई। एक तेज हत्या का इरादा तेज हवा की तरह फैल गया। फ्लैप, फ्लैप, फ्लैप। पेड़ों पर बैठे पक्षी चौंक गए। उन्होंने हड़बड़ाकर अपने पंख फड़फड़ाए और झुंड में भाग गए। सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथों में 2 कृपाण पकड़े हुए थे। 2 कृपाण तेजी से इधर-उधर नृत्य कर रहे थे, जिससे एक अराजक कृपाण हवा बन गई थी। उसकी आभा चौंकाने वाली थी, जैसे मूसलाधार तूफान आ रहा हो। कृपाण की हवा ने आसपास के पेड़ों को काट दिया।
उन्हें लकड़ी की छीलन में बदल दिया, जो हवा में भर गए और हवा में नृत्य किया। जब कोई चारों ओर देखता है तो दोहरे कृपाण वाले आदमी के पीछे धूल और लकड़ी की छीलन हवा में भर जाती है। शॉकवेव बढ़ती लहरों की तरह बाहर निकली। जब उसने हमला किया तो उसने अपनी आभा को अपने चरम पर पहुंचा दिया। जहां तक उसके पीछे वाले व्यक्ति की बात है, उसके पास 1 मीटर लंबी तलवार थी। तलवार की रोशनी वापस ले ली गई थी, सरल और सादा लग रही थी। वो हवा में फाड़ते हुए एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ रहा था। दोहरे कृपाण कल्टीवेटर की चौंकाने वाली आभा की तुलना में यह व्यक्ति बहुत सरल था। दोनों ने एक तेज विरोधाभास बनाया। एक बहुत कुशल था और दूसरे की भयानक आभा थी। जब दोनों ने एक ही समय में हमला किया तो हत्या के घने इरादे से अर्जुन देव को घेर लिया। वे एक चाल में अर्जुन देव को उतारना चाहते थे। अर्जुन देव ने अपने आध्यात्मिक भाव को आसपास बनाए रखा। जब दोनों ने अचानक हमला किया तो वह घबराया नहीं। पलक झपकते ही उसे दोनों के संयुक्त हमलों में कई खुलासे मिल गए थे। फिर उसने जल्दी से विश्लेषण किया कि वह किन उद्घाटनों का उपयोग कर सकता है ताकि उसे कम से कम नुकसान हो सके और पीछे हट सके। अवसर क्षणभंगुर था। अर्जुन देव कभी भी इच्छाधारी व्यक्ति नहीं थे। एक पल सोचने के बाद उसने अपनी चाल चली। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची और एक चमकदार रोशनी भेजी। उसने पहले ही अपनी सर्वोत्कृष्टता को उत्तेजित कर दिया था और उसे अपनी कृपाण में डाल दिया था। कचा। अर्जुन देव ने मुड़कर अपने पीछे की साधारण तलवार को रोक दिया। ये एक साधारण तलवार की तरह दिखता था, लेकिन इसमें असाधारण मात्रा में शक्ति थी। जब तलवार और कृपाण टकराए तो ऊर्जा तरंगों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे सीधे आसपास के पेड़ उखड़ गए और उन्हें कुचलकर पाउडर बना दिया। धूल उड़ गई और जब जुड़वा कृपाण वाले आदमी की धूल एक साथ विलीन हो गई तो पूरा दृश्य अराजक और धुंधला हो गया। अर्जुन देव का हाथ सुन्न हो गया। वो उस तलवारबाज की ताकत पर चकित था। हालांकि उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार स्थिति पहले से ही विकसित हो चुकी थी, इसलिए उन्हें इससे डर नहीं था। अर्जुन देव की आकृति थोड़ी काम गई और उन्होंने एक क्लोन को पीछे छोड़ने के लिए रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों का उपयोग किया। फिर वो आकाश में उड़ गया और धूल में छिप गया। धूल के बीच जुड़वा कृपाण वाले व्यक्ति ने अर्जुन देव के क्लोन को उड़ते हुए देखा। वो खुश हुआ और तुरंत अपनी कृपाण घुमाई। ची ची। पलक झपकते ही 2 कृपाणों ने कम से कम 100 कृपाण रोशनी भेजी, जिससे अर्जुन देव के क्लोन को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया। हम इसके लिए गिर गए, जुड़वा कृपाण वाले व्यक्ति ने धीरे से शाप दिया। स्थिति को देखते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जब सारी धूल जम गई तो उन दोनों ने ऊपर देखा तो देखा कि अर्जुन देव 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ की डाली पर खड़े होकर शांति से उन दोनों को देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये दोनों राइजिंग स्काई पवेलियन के फरहान और विक्रम सिंह थे। वे पहले से ही लंबे समय से यहां घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव अभी भी उनके घात से बचने में कामयाब रहे। पेड़ की शाखा पर अर्जुन देव ने ध्यान से दोनों की खेती को महसूस किया। तलवारबाज एक मध्य चरण का मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। जुड़वा कृपाण वाला आदमी भी कमजोर नहीं था, एक प्रारंभिक चरण का मिडिल ग्रेड मार्शल सम्राट। अर्जुन देव मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा भौहें चढ़ा ली। कुनलुन क्षेत्र निचले लोगों की तरह नहीं था। यहां एक छोटे से खेती के क्षेत्र से एक कृषक की ताकत बढ़ जाएगी। उच्च साधना क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। ये 2 मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क शायद मुसीबत में थे। जब अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष के सीने पर संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह को पहचाना तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, राइजिंग स्काई पवेलियन के लोग, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप दोनों से कोई शिकायत है। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? विक्रम सिंह ने अपने जुड़वा कृपाण को पार किया और मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से
हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि आपके पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं, इसलिए आपको रहना होगा। फरहान ने शांति से कहा, बस 7 ब्लैक विंड किलर्स के सिर सौंप दो। हम उन पर खजाना नहीं लेंगे। हाउटियन संप्रदाय के मिशन हॉल की तरह राइजिंग स्काई पवेलियन में भी हर महीने एक योगदान रैंकिंग थी। जब तक कोई शीर्ष पर रहेगा, उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। पुरस्कारों की तुलना में राइजिंग स्काई पवेलियन ने 7 ब्लैक विंड किलर्स की संपत्ति की परवाह नहीं की। जब अर्जुन देव ने फरहान के स्वाभाविक स्वर को सुना, जैसे कि उनके लिए केवल उन सिरों को लेना सही था जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, तो वो खुद को कर्कश रूप से हंसने से रोक नहीं सके। उन्होंने कहा, उस मामले में मैं ये भी कहूंगा, जल्दी से हाथापाई करें। अन्यथा जब हाउटियन संप्रदाय के लोगों को पता चलेगा कि आपके राइजिंग स्काई पवेलियन के लोग यहां अत्याचारी व्यवहार कर रहे हैं, तो आप बच नहीं पाएंगे। विक्रम सिंह ने पापी होकर मुस्कुराया। उनके उदार चेहरे पर असंगत शातिरता का एक निशान प्रकट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा, यानी अगर आप जीवित हैं और इसे वापस जीवित करने में सक्षम हैं। विक्रम सिंह के बोलने के तुरंत बाद वह एक चाल चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि फरहान ने उन्हें रोक दिया। फरहान ने अर्जुन देव के साथ एक मूव अदला-बदली की थी। फरहान ने उस हमले में अपनी ताकत का 50% इस्तेमाल किया था। हालांकि एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट के रूप में अर्जुन देव इसे शांति से प्राप्त करने में सक्षम थे। विक्रम सिंह के विपरीत फरहान को लगता था कि उनके सामने ये व्यक्ति एक साधारण हीन ग्रेड मार्शल सम्राट जितना सरल नहीं था। फरहान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये दोस्त, अपने हाथ में सिर हमें बेचने के बारे में क्या ख्याल है? 70,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए 7 सिर। अर्जुन देव ने अशिष्टता से कहा, क्षमा करें, मेरे पास इन स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं है। मैंने तुम्हें चेहरा दिया, लेकिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया। तुम उससे बकवास क्यों कर रहे हो? विक्रम सिंह उग्र स्वभाव का था। उसने शाप दिया और हवा में कूद गया, चार्ज हो गया। फरहान के हाव भाव पूरी तरह से उदास हो गए। उनकी राय में उन्होंने अर्जुन देव को पहले ही काफी चेहरा दिया था। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने अभी भी खुद को कम करके आका। 2 मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क थे और एक मध्य चरण मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। इसके अलावा ये दोनों रैंक 8 संप्रदायों के शिखर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। अर्जुन देव ने कुछ हिसाब किताब किए। यदि वह लड़ना जारी रखता है तो उसके पास जीत की केवल 50% संभावना होगी। इसके अलावा ये एक शानदार जीत होगी। आखिरकार अर्जुन देव केवल एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। इसके अलावा उसने अभी तक क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन नहीं किया था। यदि वो क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के साथ अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करता, तो वो इन दोनों से नहीं डरता। अर्जुन देव को इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये विक्रम सिंह उन्हें कम आंकते नजर आ रहे थे। शायद उसके पास अभी भी मौका था। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने एक पेड़ की शाखा को धक्का दिया और पीछे हट गया। अर्जुन देव के चकमा देने के ठीक बाद विक्रम सिंह की कृपाणों ने उस पेड़ को कई टुकड़ों में काट दिया जिस पर वो खड़ा था। तेज कृपाण क्यूई जंगल के चारों ओर उड़ गया। क्या है, क्या का? कई पेड़ आधे में कटने के बाद जमीन पर गिर गए। विक्रम सिंह की आभा तब फली फूली जब वो अर्जुन देव का पीछा कर रहा था। अर्जुन देव पर बेतहाशा हमला कर रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे उस पर बंद हो गया था। कुछ और उत्तम कृपाण तकनीकों ने अर्जुन देव को एक कोने में मजबूर कर दिया। विक्रम सिंह ने जोर से हंसते हुए कहा, बव्वा, चलो देखते हैं कि तुम कहां भाग सकते हो। अर्जुन देव की आंखों में डरावनी का भाव चमक उठा क्योंकि वो घबराहट में पीछे हट गए। हालांकि उसने जल्दी से इसे छिपा दिया और ब्लॉक करने के लिए अपनी कृपाण को लहराने की पूरी कोशिश की। जब विक्रम सिंह ने अर्जुन देव की आंखों में भाव देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है।
क्या आपको लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि आप सिर्फ एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं? बैंग! दो कृपाणों ने लूनर शैडो कृपाण के पिच ब्लैक ब्लेड को मारा। एक निडर कृपाण इरादा और क्विंटेसेंस बाहर निकल गया। अर्जुन देव ने तुरंत एक बड़े कौर से खून की उल्टी की और बुरी तरह से वापस उड़ गया। जब विक्रम सिंह ने स्थिति देखी तो वो अपने विचारों के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, अब आप जानते हैं कि इसका पछतावा कैसे करना है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। ये मत सोचो कि आप सिर्फ इसलिए अविश्वसनीय हैं क्योंकि आप हाउटियन संप्रदाय के शिष्य हैं। विक्रम सिंह ने बड़े कदम उठाए और आगे बढ़े, जिससे अर्जुन देव को जवाबी कार्रवाई किए बिना पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुपचाप पीछा कर रहे फरहान ने जब ये नजारा देखा तो पहले तो हैरान रह गए। हालांकि वो राहत में मुस्कुराए और कहा, तो ये ऐसा ही है। मैं इस बटोए से लगभग डर गया था। इस बव्वा को शुरुआती हमले से महत्वपूर्ण आंतरिक चोटें आनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने इसे सहन किया। वो हाउटियन संप्रदाय के शिष्य के रूप में अपनी पहचान का उपयोग 7 ब्लैक विंड किलर्स के सिर सौंपे बिना उन दोनों को डराने के लिए करना चाहता था। हालांकि विक्रम सिंह के क्रूर हमलों के तहत उन्होंने तुरंत खुद को उजागर कर लिया। वह चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद फरहान ने निष्कर्ष निकाला कि स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। वह थोड़ा आराम कर रहा था और अब पहले की तरह विक्रम सिंह का पीछा नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो इत्मीनान से गति से पीछा करता रहा। विक्रम सिंह की एक एक चाल पहले की तुलना में अधिक क्रूर थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, उन्होंने अर्जुन देव को दयनीय स्थिति में मजबूर कर दिया। वो केवल विक्रम सिंह से मुश्किल से निपट सके। आसपास के पेड़ एक एक करके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह नष्ट हो गए, कैटकिन्स में बदल गए जो पूरे आकाश में उड़ गए। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी चंद्र छाया कृपाण को उठाया, वो ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरे पक्ष के हमलों को दयनीय स्थिति में रोक रहा था। हालांकि वास्तव में वो विक्रम सिंह के हर उद्घाटन का हिसाब लगा रहा था। नहीं, ये उद्घाटन बहुत छोटा है। हालांकि मैं विक्रम सिंह को वापस बुला सकता हूं, लेकिन वह जल्दी से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। मैं उसे घायल नहीं कर पाऊंगा। ये कदम भी नहीं चलेगा। उसे घायल करने के बाद मैं पीछे नहीं हट पाऊंगा। फरहान, जो टीम में थे, पकड़ बनाने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा का संचार किया और एक और कौर खून की उल्टी की। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। यहां तक कि जब उसने विभिन्न अवसरों का सामना किया तो वो बिल्कुल शांत रहा, सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रम सिंह ने अपने दोनों कृपाणों को घुमाया और तेजी से क्विंटेसेंस के साथ फट गया। उसने अर्जुन देव को हवा में गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब विक्रम सिंह ने अर्जुन देव को खड़े होने के लिए संघर्ष करते देखा तो वह भयावह रूप से मुस्कुराया। वह कदम दर कदम चलता रहा, अपने गार्ड को सबसे नीचे तक कम करता रहा। फरहान, जो बगल में थे, ने एक भयावह मुस्कान भी प्रकट की। वो अपने आप में बुदबुदाया, ये आदमी आखिरकार अपनी उड़ान के अंत में एक तीर है। यही वो क्षण है। अपनी चाल चलो। जब विक्रम सिंह अर्जुन देव के 2 मीटर के अंदर पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। अर्जुन देव, जो कमजोर लग रहे थे और खड़े होने में कठिनाई हो रही थी, अचानक हवा में उड़ गए। उसने अपनी कृपाण को 7 बार घुमाया। प्रत्येक कृपाण हड़ताल ने उसकी सर्वोत्कृष्टता और गड़गड़ाहट की स्थिति को पूरी तरह से विलीन कर दिया। 7 कृपाण छवियां 3 में विभाजित हो गई। 21 कृपाण छवियों में बदल गई। कृपाण की रोशनी बहुत तेज थी और गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन देव की आभा अचानक अपने चरम पर पहुंच गई। इन 21 कृपाण छवियों को अलग करना कठिन था। प्रत्येक कृपाण हड़ताल की ताकत बहुत अधिक थी। किसी ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। सबसे खास बात यह थी कि विक्रम सिंह ने अभी अभी अपना पहरा कम कर दिया था। उन्होंने जो भी कदम उठाया वो खुले स्थानों से भरा हुआ था।
पूरी तरह से बचाव करना असंभव था। डांग, डांग, डांग। विक्रम सिंह 21 कृपाण हमलों में से 18 को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि वो बाकी 3 को ब्लॉक नहीं कर सके। 3 कृपाण की रोशनी ने उसकी छाती पर खूनी घाव खोल दिए। सौभाग्य से विक्रम सिंह की सर्वोत्कृष्टता अर्जुन देव की तुलना में बहुत सघन थी। हालांकि घाव भयानक थे, लेकिन वे घातक नहीं थे। हालांकि इससे पहले कि विक्रम सिंह अपनी सांस पकड़ पाते, 21 कृपाण की रोशनी ने अचानक एक रेखा बना दी, जिससे बिजली की रोशनी से भरा एक विशाल समुद्र बन गया। बैंग! बिजली के समुद्र ने विक्रम सिंह को पीछे धकेल दिया। उसने खून का एक बड़ा कौर उल्टी किया क्योंकि बिजली उसके पूरे शरीर के चारों ओर उछल रही थी, लगातार चटक रही थी। स्थिति तुरंत बदल गई। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही विक्रम सिंह ने वापस उड़ान भरी, उतरने से पहले उसने एक अज्ञात स्थान से कृपाण की रोशनी को देखा। बिजली की तरह कृपाण की रोशनी विक्रम सिंह के सीने की ओर उड़ गई। नाजुक समय में विक्रम सिंह ने अपने शरीर को मोड़ने की पूरी कोशिश की। काका! एक लाल रंग की रोशनी निकली। कृपाण की उस रोशनी ने विक्रम सिंह का दाहिना हाथ काट दिया और खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। विक्रम सिंह जमीन पर गिर गया, उठ नहीं पा रहा था। उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। तीव्र दर्द ने उस पर लगातार हमला किया। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर लुढ़क गया। कुछ ही दूरी पर नहीं रहे फरहान ने जब अचानक हुए इस दृश्य को देखा तो उसे लगा कि कहीं उसकी आंखें उस पर चाल तो नहीं चला रही हैं। पहले से सुस्त अर्जुन देव अचानक इतने जीवंत और जीवंत कैसे हो गए? तुरंत स्थिति को बदल दिया। जब तक फरहान ने अपनी बुद्धि ठीक की, तब तक अर्जुन देव पहले से ही 3 ब्लू ड्रैगन छवियों पर खड़े थे, दूर स्काई माउंट सिटी की ओर दौड़ रहे थे। अर्जुन देव की रफ्तार ने फरहान को चौंका दिया। भले ही फरहान ने अपनी पूरी ताकत से पीछा किया, लेकिन वह मुश्किल से टिक पाए। पहल हारने के बाद वो कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। फरहान ने जमीन पर कराहते हुए विक्रम सिंह को देखा और फिर अर्जुन देव को देखा, जो शांति से पीछे हट गए। फरहान के हाव भाव हरे और सफेद रंग के बीच बारी बारी से थे, स्पष्ट रूप से बेहद निराश थे। राइजिंग स्काई पवेलियन के शीर्ष आंतरिक शिष्यों में से 2 को वास्तव में एक बव्वा द्वारा मूर्ख बनाया गया था, जिसने अभी अभी संप्रदाय छोड़ा था। इसके अलावा उन्हें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रास्ते में अर्जुन देव धीमा नहीं हुए। वो राहत की सांस लेने और रुकने से पहले स्काई माउंट सिटी के कोने में उड़ गया। तलवार चलाने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिया। अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ यदि दूसरा पक्ष लापरवाह नहीं होता तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता। केवल क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करके और अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करके ही वो अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा सकता था। लेकिन इससे पहले जोखिम लेने और दूसरे पक्ष के साथ मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लाभ ने नुकसान की भरपाई नहीं की। अपने हाथ में स्पेस रिंग को देखते हुए अर्जुन देव मुस्कुराए और शहर के द्वार की ओर बढ़े। यह स्थानिक अंगूठी विक्रम सिंह की बाह से लगी थी। जहां तक विक्रम सिंह की बाह की बात है, तो उसने उसे पहले ही फेंक दिया था। शहर में परिवहन संरचना में भागने के बजाय अर्जुन देव ने एक शांत आंगन किराए पर लिया और विक्रम सिंह की स्थानिक अंगूठी खोलने की तैयारी की। विक्रम सिंह राइजिंग स्काई पवेलियन के शीर्ष आंतरिक शिष्यों में से एक थे। यद्यपि वो हाउटियन संप्रदाय के शीर्ष आंतरिक शिष्यों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उन ढीले काश्तकारों की तुलना में बहुत अधिक धनी होना चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को स्थानिक रिंग में भेजा और ध्यान से इसे स्कैन किया। किसी भी कोने को याद नहीं किया। जब उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया, तो उसने जंगली आनंद की अभिव्यक्ति प्रकट की। स्थानिक अंगूठी में कुल 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 100 से अधिक अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स, एक सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल और क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के समान ग्रेड की कई रैंक 8 औषधीय गोलियां थी।
क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करने के बाद ये एक किसान के दिल में सभी विचलित करने वाले विचारों को कुछ समय के लिए दूर कर सकता है, जिससे मार्शल तकनीक को समझने पर एक कल्टीवेटर द्वारा सफलता हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। कई अन्य औषधीय गोलियां और निम्न श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियां भी थी। विक्रम सिंह ने एक आंतरिक शिष्य के रूप में जो कुछ भी जमा किया था, वो सब अर्जुन देव के हाथों में चला गया। अर्जुन देव मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। विक्रम सिंह को शायद अब मरने का मन कर रहा है। अर्जुन देव ने 7 ब्लैक विंड किलर्स के स्थानिक छल्ले और विक्रम सिंह के स्थानिक छल्ले में वस्तुओं को साफ किया। फिर उसने एक लबादा पहना और बाहर चला गया, उन्हें सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए बदल दिया। इसके साथ ही अर्जुन देव के पास अब कुल 1,08,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हो गए थे। वो मूल रूप से गरीब था, लेकिन अब वो अमीर था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा एकत्र करने वाले मोती थे। विक्रम सिंह से 100 स्पिरिट गैदरिंग मोती प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव अंतिम चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जहां तक 100 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती का सवाल है जो अर्जुन देव के पास मूल रूप से था, वो उन्हें रख सकता था और अपनी खेती को जल्दी से बढ़ाने के लिए क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन कर सकता था। ये मेरी खेती को लेट स्टेज अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक बढ़ाने का समय है। अर्जुन देव ने 100 स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले और अपनी मुट्ठी भींच ली। जब तक वो क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करेगा, तब तक वो फरहान और विक्रम सिंह को हराने में सक्षम होगा। अर्जुन देव आंगन में खेती के कमरे में गए और एक प्रार्थना चटाई पर पालथी मारकर बैठ गए। फिर उसने तियानमन एक्यूपॉइंट पर 4 स्पिरिट गैदरिंग मोती अपने सिर पर रख दिए। जब वह एक मार्शल किंग थे, तब अर्जुन देव ने स्पिरिट गैदरिंग पल्स की शक्ति का अनुभव किया था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे 4 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को पिघलाया। बैंड बैंड बैंड। 4 स्पिरिट गैदरिंग मोती एक के बाद एक पिघल गए, जिससे एक भयानक ऊर्जा निकलती गई जो अर्जुन देव के शरीर में फैल गई। उसके आंतरिक अंग अंतहीन रूप से कांपने लगे। अर्जुन देव के आंतरिक अंग अंतहीन रूप से कांपने लगे। जैसे ही 4 बढ़ती ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराईं, उसका शरीर ऐसे मंथन करने लगा जैसे किसी भी क्षण विस्फोट हो जाएगा। अधिकांश लोग एक समय में केवल एक अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पर्ल को परिष्कृत कर सकते थे, क्योंकि उनका भौतिक शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन देव की तरह एक बार में 4 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत करना खुद को मौत के घाट उतारने से अलग नहीं था। अर्जुन देव अपनी सीमाओं को जानते थे। अपने भौतिक शरीर की ताकत को देखते हुए, जब तक वह अपने दिमाग को स्थिर कर सकता है, एक ही समय में 4 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होगी। अपने दांत भींचते हुए अर्जुन देव ने तीव्र पीड़ा को सहन किया। उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा और दृढ़ रहने की पूरी कोशिश की। क्या है? क्या है? अर्जुन देव के शरीर से बारिश की तरह पसीना बहा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पानी से बाहर निकाला गया हो। तीव्र दर्द की कल्पना करना आसान था। हालांकि अर्जुन देव को दृढ़ रहना पड़ा क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इस कुनलुन दायरे में केवल 2 मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क उसे वापस मजबूर करने में सक्षम होंगे। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट उसे नष्ट करने में सक्षम होगा। अर्जुन देव का अपना गौरव था। भले ही वो सुप्त अवस्था में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपने दिल में दृढ़ संकल्प को छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद तीव्र दर्द आखिरकार गायब हो गया। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित किया और धीरे धीरे 4 स्पिरिट गैदरिंग पल्स द्वारा गठित विशाल आध्यात्मिक शरीर को परिष्कृत किया। 10 महान चक्रों के बाद अर्जुन देव की 9 मेरिडियन में आध्यात्मिक ऊर्जा 9 मुख्य मेरिडियन से बाहर निकली और एक साथ एकत्र हुई। अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी प्रकाश के साथ चमकते हुए क्विंटेसेंस तरल की एक बूंद में संघनित हो गई। फिर
ये धीरे धीरे अर्जुन देव के दंतियन के ऊपर तैरने लगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। इतने लंबे समय तक दृढ़ रहने के बाद आखिरकार कुछ इनाम मिला। अर्जुन देव ने एक और 4 स्पिरिट गैदरिंग मोती उठाए और उन्हें अपने सिर पर तियानमेन एक्यू पॉइंट पर रख दिया। फिर उन्होंने उन्हें परिष्कृत करना जारी रखा। अर्जुन देव के अनुमानों के अनुसार उन्हें अंतिम चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक पहुंचने से पहले क्विंटेसेंस तरल की कम से कम 120 बूंदों को संघनित करने की आवश्यकता थी। 10 दिन बाद कुल 150 स्पिरिट गैदरिंग पल्स खर्च करने के बाद अर्जुन देव अंततः अंतिम चरण के अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क के शिखर पर पहुंच गए। स्पिरिट गैदरिंग पल्स की संख्या उनकी मूल योजना से अधिक थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद की थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। एक नियमित हेवन रैंक की गई खेती तकनीक की तुलना में पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन और भी मजबूत लग रहा था। यहां तक कि अर्जुन देव भी इसका पता नहीं लगा सके। अफवाह यह थी कि पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत एक विभाजन रेखा थी। यदि वह 7वीं परत तक बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की खेती कर सकता है तो एक अकल्पनीय परिवर्तन होगा। यहां तक कि एक प्राचीन स्वर्गीय क्लेश भी हो सकता है। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में अर्जुन देव अभी सोच सकते थे। इस समय अर्जुन देव की सर्वोत्कृष्टता विशाल, मजबूत और आरक्षित थी। अपने चरम पर लेट स्टेज अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क और उनकी सादी और आरक्षित आभा के साथ कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि अर्जुन देव ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन नहीं किया था। अर्जुन देव ने सावधानी से सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल निकाली। फिर उन्होंने इस क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल को सुस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ देखा। उन्होंने एक चिंतनशील रूप प्रकट किया। औषधीय गोलियों को 9 रैंकों में विभाजित किया गया था। रैंक 9 से ऊपर पवित्र गोलियां थी। पवित्र गोलियों के ऊपर पौराणिक अमर गोलियां थी। यहां तक कि संप्रभु मार्शल सम्राटों ने भी अमर गोलियों की मांग की। हालांकि अमर गोलियां मौजूद थीं या नहीं, ये इस दुनिया में सिर्फ एक किंवदंती थी। इस दुनिया में रैंक 8 पर पहुंचने वाली कोई भी औषधीय गोली बेहद कीमती थी। सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल रैंक 8 औषधीय गोलियों का शिखर था। यदि इसे संप्रदाय में 2 लाख औषधीय गोलियों में बेचा जाता है तो इसे बाहर नीलामी में 7 या 8 लाख औषधीय गोलियों में बेचा जा सकता है। हालांकि संप्रदाय ने ऐसी रणनीतिक औषधीय गोलियों की खरीद को सीमित कर दिया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए उन्हें बेचना बहुत मुश्किल था। उसने अपने भटकते विचारों को इकट्ठा किया और औषधीय गोली को अपने मुंह में रख लिया। सर्वोत्कृष्टता सभा की गोली उसके मुंह में पिघल गई। सर्वोत्कृष्टता सभा की गोली पिघल गई और एक ठंडे तरल में बदल गई जो उसके गले से नीचे बह गई। हर जगह ये गुजरा, इसने उसे बहुत सहज एहसास दिया। जी, हालांकि जब वह तरल अर्जुन देव के दंतियन के शीर्ष पर प्रवाहित हुआ तो उन्हें जलन महसूस हुई। आरामदायक एहसास तुरंत अत्यधिक दर्द में बदल गया। जब तरल तरलीकृत औषधीय गोली में बहता है तो मोती जैसे तरल की 99 बूंदें चटक जाती हैं और भाप छोड़ती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। आग उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस गई, उसके खून में जल गई, उसकी हड्डियों में जल रही थी और उसकी मांसपेशियों में जल रही थी। अचानक अर्जुन देव का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसके चेहरे की विशेषताएं सिकुड़ गई। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं दिखता था। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करते समय किसी को इतना तीव्र दर्द क्यों सहना पड़ा? पहले किसी ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? अर्जुन देव ने अपने दांत पीस लिए और एक पीसने की आवाज दी। उसे बहुत शक हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था कि बहुत से लोग इस तरह के दर्द को सहन कर सकते हैं। यहां तक कि अर्जुन देव ने अपने शरीर में आत्मा के मोती इकट्ठा करने से जो दर्द अनुभव किया वह भी इस दर्द की तुलना में फीका पड़ गया। लानत है, क्या ये सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के कारण हो सकता है? मालिक ने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? मुझे मदद करने के लिए कुछ महंगी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदनी चाहिए थी।
अगर मैं इसे सहन नहीं कर सका और असफल हो गया तो 2 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद हो जाते। हालांकि वास्तव में अर्जुन देव ने मालिक को गलत समझा था। समस्या खुद के साथ थी। अधिकांश काश्तकार अपने दम पर क्विंटेसेंस को संघनित नहीं करेंगे। ये न केवल कठिन था बल्कि इसमें समय भी लगता था और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब कोई अपने सर्वोत्कृष्टता को संघनित करता है और क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करता है तो वे अर्जुन देव के समान असहनीय अनुभव का अनुभव करते थे। विशाल तियानवु डोमेन में अनगिनत उत्कृष्ट लोग थे। उन वरिष्ठों ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन करने से पहले ही अपने क्विंटेसेंस को परिष्कृत करने के बारे में सोचा था। हालांकि जब अधिकांश लोगों ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया तो दर्द ने उन्हें असफलता में डाल दिया, जिससे वे अपनी सफलता में असफल हो गए। साधना की तकनीक जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक दर्द सहना होगा। ये जितना अधिक गंभीर होता था वो उतना ही अधिक दर्दनाक होता था, और ये जितना अधिक गंभीर होता था किसी की साधना का अपंग होना होता था। कुछ प्रतिभाओं के अलावा बहुत कम लोग इसे पार करने में कामयाब रहे। यदि अर्जुन देव कड़वाहट से साधना कर रहे थे और वरिष्ठों की शिक्षाओं को सुनने के लिए कुछ समय बिताने को तैयार थे तो पहला सबक किस तरह होगा। हालांकि अर्जुन देव को इस बात की जानकारी नहीं थी। अभी उसने सोचा कि यह सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के कारण था, इसलिए वो कड़वाहट से कायम रहा। हालांकि अर्जुन देव के पास अपना मौका था। वो उसका भौतिक शरीर था जो एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच बहुत मजबूत था। उससे अधिक मजबूत भौतिक शरीर वाले लोग क्विंटेसेंस की खेती करने में समय नहीं बिताएंगे। उनसे अधिक मजबूत सर्वोत्कृष्टता वाले लोग अपने भौतिक शरीर की खेती करने में समय नहीं बिताएंगे। यदि अर्जुन देव के पास एक सामान्य व्यक्ति से अधिक इच्छा शक्ति है तो वो इसे पार करने में सक्षम हो सकता है। बेशक इस सब के लिए शर्त यह थी कि वह इस दर्द को सहन कर सके। अन्यथा अगर वो अपने दिल में हार स्वीकार करता तो चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह सिर्फ एक सजावट होगी। अर्जुन देव को दृढ़ रहना पड़ा, अन्यथा वो बहुत अधिक समय बर्बाद करेगा जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अर्जुन देव को इतना दर्द हुआ कि उनके विचार धुंधले हो गए। उसने केवल अपने दिल का एक निशान बरकरार रखा और कड़वाहट से कायम रहा। क्विंटेसेंस की 100 बूंदें धीरे धीरे क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की गर्मी के तहत सिकुड़ गई। फिर वे 2 और 3 में विलीन हो गए। हर बार जब क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का विलय होता था तो तीव्र दर्द होता था। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोलकर चीखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो गलती से अपनी जीभ काट न ले। ये अवस्था अज्ञात अवधि तक बनी रही। जैसे ही अर्जुन देव की चेतना का वह निशान फीका पड़ने वाला था, उसके शरीर का दर्द अचानक गायब हो गया। अर्जुन देव ने आराम किया। इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, वो गिर गया और सो गया। ये नींद बहुत अच्छी थी। गहरी नींद में उसने कुछ भी नहीं सोचा। जब तक अर्जुन देव उठे तब तक 3 दिन बाद ही हो चुके थे। उसने अपने शरीर को थोड़ा फैलाया और उसके पूरे शरीर से कर्कश आवाज आ रही थी। जब अर्जुन देव खड़े हुए तो वो मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस कर सके कि वो पहले से हल्का था। हालांकि उनकी ताकत पहले से ज्यादा मजबूत थी। अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांधकर अर्जुन देव ने अपने सर्वोत्कृष्ट सार को थोड़ा सा प्रसारित किया। तुरंत उसने एक शक्तिशाली और संयमित शक्ति को महसूस किया और हवा में मुक्का मारा। सच्चा सार सीधे मुट्ठी पर फट गया और हवा में एक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट गूंज उठा। पूरी किरण हिंसक रूप से हिलने लगी। उसने जिस शक्ति का उपयोग किया वह स्पष्ट रूप से समान था, लेकिन वह जो शक्ति प्राप्त कर सकता था वह पहले की तुलना में 4 गुना अधिक मजबूत था। यह सर्वोत्कृष्ट सार की शक्ति थी जो सर्वोत्कृष्ट सभा गोली द्वारा संघनित थी। आम लोग केवल 2 गुना शक्ति बढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे एक बार पहले से संघनित किया था,
इसलिए शक्ति फिर से दोगुनी हो गई थी। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सफल हो गया? अर्जुन देव ने अपनी चेतना को डुबो दिया और एक नजर डाली। उसने देखा कि क्विंटेसेंस की 30 बूंदें बड़े करीने से उसके डेंटियन के ऊपर तैर रही हैं। उनके पास एक समृद्ध चमक थी और वे पहले की तुलना में कम से कम दोगुने बड़े थे। हाँ, हम वास्तव में सफल हुए। अर्जुन देव बहुत खुश थे। वह प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया और आंगन में चला गया। वो पुनर्जन्म के प्रभावों को महसूस करने लगा। इस समय अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्होंने अनजाने में एक लक्ष्य पूरा कर लिया है जो पिछले 1000 वर्षों में बहुत कम लोगों ने हासिल किया था। उसने केवल ये सोचा था कि हर कोई जिसने सुपीरियर ग्रेड क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया है, उसे इस तरह के दर्द का अनुभव होगा। बैंड, बैंड, बैंड। मुट्ठियां चीखने लगी और अर्जुन देव की मुट्ठी पर सर्वोत्कृष्टता के तार फट गए। विस्फोटक बल के दबते ही आसपास की हवा में मंथन हुआ। जमीन ऐसा लग रहा था जैसे वो भूकंप की तरह बाएं और दाएं हिलती हुई डूब जाएगी। अच्छा, 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 अगर मैं राइजिंग स्काई पवेलियन के उन 2 साथियों से फिर से मिलूंगा तो मुझे कमजोरी नहीं दिखानी पड़ेगी। मुझे कमजोर होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उनसे सीधे लड़ता हूं तो मेरे पास उन्हें आसानी से हराने की 70% संभावना है। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और सीधे खड़े हो गए। उसकी आंखों में एक उज्जवल रोशनी चमक उठी जो मजबूत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जहां तक दिलीप के ग्रुप की बात है तो उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां तक कि अगर 6 या 7 लोग उन्हें घेर लेते हैं तो अर्जुन देव उन्हें हरा सकते हैं, उन्हें पीट पीट कर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद अर्जुन देव ने आंगन के लिए जमानत राशि एकत्र की। फिर बिना किसी देरी के वो हाउटियन संप्रदाय में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अर्जुन देव शहर में परिवहन संरचना में पहुंचे, उन्हें पता चला कि वातावरण में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी किसान आसपास के रेस्तरां और सराय से बाहर निकल जाते थे। इसके अलावा वे सभी एक ही दिशा में जा रहे थे। कुनलुन क्षेत्र में हवा में उड़ने से बहुत सारी सर्वोत्कृष्टता समाप्त हो गई। अगर कुछ भी बड़ा नहीं होता तो कोई भी बिना किसी कारण के हवा में नहीं उड़ता। आखिरकार अगर ये सिर्फ यात्रा कर रहा होता तो जमीन और आकाश में यात्रा करने के बीच गति में बहुत अंतर नहीं होता। जल्दी करो, चलो चलते हैं। 9वें युद्ध क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा रेहान हमारे 18 दक्षिणी प्रांतों के शीर्ष ब्लेड्समैन को चुनौती देने जा रही है। सिकंदर 10 महान युद्ध क्षेत्रों की प्रतिभाएं हाल ही में सुर्खियों में रही है। कई प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञों को उनके द्वारा हराया गया है। बेशक युद्ध के क्षेत्र में कोई औसत दर्जे के लोग नहीं हैं। उनके पास प्राचीन दिग्गजों की वंशावली है और वे दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। उनकी ताकत बहुत बड़ी है और वे लड़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा वे उनमें से शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। हालांकि उनका उदय बहुत तेजी से हो रहा है। सिकंदर 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर विशेषज्ञ है। वह गर्वित पुत्र की रैंकिंग के शीर्ष 100 में शुमार है। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी उनकी कृपाण तकनीकों की प्रशंसा करते हैं। इस महान युग में सब कुछ संभव है। हम अभी भी इसे पुराने मानकों के साथ कैसे देख सकते हैं? जैसे ही अर्जुन देव हवा में खड़े थे, उन्होंने चारों ओर से बिखरी हुई खबरों को सुना। अंत में वो मामले के अंदर और बाहर समझ गया। देवलोक डोमेन के स्थानीय विशेषज्ञों को चुनौती देने वाले निचले क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग थे। इसके अलावा दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी। इसलिए कई किसान उत्साह देखने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, मैं पहले से ही लंबे समय से देवलोक डोमेन में हूं, लेकिन मैंने युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच सच्ची लड़ाई नहीं देखी है। अच्छा होगा कि आप जाकर देख लें। अंतिम समय में अपना मन बदलने के बाद अर्जुन देव ने उत्साह में शामिल होने का फैसला किया।
वो निश्चित रूप से एक ही पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से बहुत कुछ सीखेगा, जिससे उसके क्षितिज का विस्तार होगा। युद्ध क्षेत्र के रेहान और 18 दक्षिणी प्रांतों के प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग के 7 दिग्गज। सिकंदर एक 9वें युद्ध क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा थी और दूसरे को दक्षिण के शीर्ष ब्लेड्समैन के रूप में जाना जाता था। दोनों की अरेंज लड़ाई के कारण हुई हंगामे ने अर्जुन देव की उम्मीदों से कहीं अधिक था। स्काई माउंट सिटी में मार्शल मोना के ऊपर के लगभग सभी विशेषज्ञों ने एक कदम उठाया, यहां तक कि कई मार्शल किंग्स भी सभी दिशाओं से भाग रहे थे। लोगों के आने जाने का अंतहीन सिलसिला चल रहा था। व्यवस्थित लड़ाई का स्थान 9 स्वॉर्ड पीक था, जो स्काई माउंट सिटी के बहुत करीब था। वह स्थान विशाल और कम आबादी वाला था। पहाड़ पर कोई स्पिरिट बीस्ट या प्राकृतिक खजाने नहीं थे। यह बिल्कुल एक उजाड़ पहाड़ की तरह था। द्वंद्व के स्थान के रूप में इस स्थान के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉकवेव कितने बड़े थे, कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन देव ने भीड़ का पीछा किया और द्वंद्व युद्ध के स्थान पर उड़ गए। जब उसने सामने की ओर देखा तो उसे मैदान पर 9 ऊंची चोटियां दिखाई दी। वे 9 कीमती तलवारों की तरह लग रहे थे जो जमीन से उठकर आकाश को छेद रहे थे। वह जगह 9 स्वॉर्ड पीक थी। 9 चोटियों को कीमती तलवारों के आकार का बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा। अर्जुन देव ने चारों ओर पूछा और पता चला कि ये 9 तलवार शिखर द्वंद्व युद्ध के लिए एक पवित्र भूमि थी। यहाँ के खास माहौल के कारण युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ अक्सर यहाँ चुनौती देने आते थे। पिछली लड़ाइयों के शॉकवेव्स ने कई किलोमीटर ऊंची चोटियों को तोड़ दिया था। फिर भी 9 चोटियां अभी भी 20 किलोमीटर से अधिक ऊंची थी। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि अतीत में 9 स्वॉर्ड पीक कितना राजसी था। 9 चोटियों में से एक पर 4 या 5 लोग पहले से ही खड़े थे। वे सभी लंबे और मोटे थे, जो जंगली जानवरों की क्रूर आभा को उजागर कर रहे थे। इन लोगों की आभा विलीन हो गई और आकाश की ओर बढ़ गई, जिससे आकाश में सफेद बादलों को हिलाया जा सके। लड़ाई शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान चल रहा है। अप्रत्याशित रूप से बंद दरवाजे की खेती में कुछ लोगों के अलावा 10 महान युद्ध क्षेत्रों की प्रतिभाएं यहां है। ये लाइनअप वास्तव में बड़ा है। मैंने लंबे समय से सुना है कि युद्ध क्षेत्र के लोग सबसे अधिक एकजुट हैं। अब जब मैं उन्हें देखता हूं तो अफवाहें वास्तव में सच है। वास्तव में यही कारण है कि अधिकांश लोग युद्ध क्षेत्र के लोगों के साथ परेशानी की तलाश नहीं करेंगे। वे पहली जगह में पागल हैं। जब पागलों का एक समूह निडर होकर आपसे लड़ता है तो ये और भी डरावना होता है। हाँ, जो लोग उनसे एक साधना क्षेत्र में हैं, अगर वे लोगों के इस समूह से मिलते हैं तो उन्हें सिरदर्द होगा। अर्जुन देव के बगल में देवलोक डोमेन के स्थानीय काश्तकारों ने धीरे से चर्चा की। जब वे बोलते थे तो वे बहुत आराम से दिखाई दिए। शिव, दूर से एक तेज भेदी आवाज सुनी जा सकती थी, जो पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। एक तेज आभा हवा के तेज झोंके की तरह बह गई। सभी ने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक व्यक्ति पश्चिम से उड़ रहा है। यह व्यक्ति लंबा और पतला था और उसका चेहरा बहुत संकरा था, जिससे उसे एक कठोर रूप मिल रहा था। इस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ में कृपाण रखी थी और साफ और साधारण नीले वस्त्र पहने थे। वह भावहीन होकर उड़ गया और एक पहाड़ के शिखर पर रुक गया। इस व्यक्ति ने चारों ओर नजर डाली और उसकी टकट की एक तेज कृपाण रोशनी की तरह थी, जो ठोस प्रतीत होती थी। एक नजर के साथ शिखर के चारों ओर हल्का कोहरा धीरे धीरे बिखर गया। सिकंदर यहां है। पर्वत श्रृंखला के आसपास के हजारों मार्शल मोनाग दूर से देख रहे थे। इससे भी अधिक किसान पहाड़ की चोटी के नीचे जमीन पर देखने के लिए रुक गए। वो जगह बहुत जीवंत थी। भीड़ के बीच अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने मन ही मन सोचा, कृपाण का कितना मजबूत इरादा है। वह 18 दक्षिणी प्रांतों के शीर्ष ब्लेड्समैन है। मुझे आशा है कि वह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरेगा।
सिकंदर ने 3 पर्वत चोटियों से दूर युद्ध क्षेत्र के लोगों पर नजर डाली। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे और उसके कठोर चेहरे पर गर्व दिखाई दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, यहां बहुत सारे लोग हैं। रमन, क्या आप उन पर गिरोह बनाने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही सिकंदर ने बात की, अन्य युद्ध क्षेत्रों की शीर्ष प्रतिभाएं तितर बितर हो गई। अब शिखर पर केवल मोटा रेहान ही रह गया था। हाँ, सिकंदर, तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। क्या आपको लगता है कि हमें आपसे निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है? रेहान ने अपनी आभा छोड़ी और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी असीम अत्याचार और अहंकार से भरी हुई थी। उनकी आवाज बिना रुके बहुत देर तक पर्वत चोटियों पर गूंजती रही। अंत में ये एक सीटी बजाने वाली आंधी में बदल गई जो 9 पहाड़ों के बीच आगे पीछे बहती रही। हवा गरजने लगी और बादल अलग हो गए। सिकंदर के सफेद वस्त्र हवा में जोर से लहरा रहे थे। पा 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 अचानक हवा चलने लगी। कुरकुरा विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। सभी ने देखा। ये पता चला कि जब सिकंदर के कपड़े फड़फड़ाते थे तो ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव होता था। हर बार जब उसके कपड़े फड़फड़ाते थे तो एक विस्फोट होता था। लगातार विस्फोटों ने हवा को तब तक हिलाया जब तक कि वह भिन भिनाने नहीं लगी। पर्वत की चोटी पर अनगिनत चट्टानें हजारों पुरुषों और घोड़ों की सेना की तरह लुढ़क गई। क्या शक्तिशाली कदम है! सभी ने रेहान को देखा और वे अपने दिल में बेहद सदमे में थे। बस एक वाक्य इतनी बड़ी ताकत पैदा करने में सक्षम था, तो वास्तव में उसका सच्चा सार कितना मोटा है। इसके अलावा सिकंदर, जो बढ़ती ध्वनि तरंगों के तहत शांत रहता था, शायद अथाह भी था। जब अर्जुन देव ने इन दोनों के बीच चालों के सरल आदान प्रदान को देखा तो उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। यह रेहान केवल एक अंतिम चरण का मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। हालांकि क्विंटेसेंस और ताकत का उपयोग करने में रेहान का लचीलापन अर्जुन देव से कहीं अधिक था।